नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी काउंटिंग से पहले क्लेश क्यों। जी हां, दतिया उपचुनाव की मतगणना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासी क्लेश अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ ईवीएम प्रशासन पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह खुलकर हमला बोल रहे हैं, यानी नतीजों से पहले ही आरोपों की बाढ़ आ गई है। इधर बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने परिणाम आने से पहले ही हार की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है क्या दतिया में असली लड़ाई बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के भीतर थी? आज की बहस इसी पर, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भले ही दतिया उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका हो, लेकिन सियासी जंग अब और भी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस एक तरफ ईवीएम प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार नतीजों से पहले षड्यंत्र कर सकती है। उनका कहना है कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल हुआ और ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लहर थी घनश्याम सिंह जी की, कुंवर घनश्याम सिंह जी, जो कांग्रेस बहुत ही आसानी से ये चुनाव जीतने जा रही है। ईवीएम का मामला है, अगर इसमें कहीं उलटफेर हुआ और बीजेपी का कहीं ऐसा पलड़ा भारी दिखा तो ये ईवीएम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ इनका कुछ भी नहीं था। इन आरोपों से इतर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को फिर उजागर कर दिया है। भारती ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह उनके पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो जवाब में घनश्याम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राजेंद्र भारती की पिच भ्रष्टाचार की है और अब वे अपने आरोपों को दबाने के लिए न्यायपालिका तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम सब कांग्रेसियों के द्वारा, विशेष करके वो कांग्रेसी जिन्होंने संघर्ष किया, उनके द्वारा जो पिच तैयार की गई, उस पिच पे जो नॉन स्ट्राइकर हैं, जो दतिया की राजनीति से दूर चले गए, तो उनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो भाग्य के धनी है कि वो खेल रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि उनने जो 2.5 साल में पिच तैयार की, वो तैयार की बेईमानी, वो पिच तैयार की भ्रष्टाचार। उनने भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष होने के नाते भ्रष्टाचार किया, जग जाहिर है, उजागर है। केस चला ग्वालियर की अदालत में, जबलपुर, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वापस दिल्ली, एमपी एमएलए कोर्ट। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, सिद्ध हुआ, उनको सजा हुई थी। उन्होंने खुला घात किया, खुला विरोध किया, विद्रोह किया कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के लिए वोट पाया। यहीं से राजनीतिक सवाल और गहरे हो जाते हैं, जब कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे पर भीतरघात, बीजेपी का साथ देने और गद्दारी जैसे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या पार्टी अपनी संभावित कमजोरी का ठीकरा पहले से ही ईवीएम और प्रशासन पर फोड़ने की जमीनी तैयारी कर रही है? क्या दतिया में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? खैर, इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। इसका मतलब ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, ये कांग्रेस को आभास हो गया है। अब फैसला 3 अगस्त को जनता के जनादेश के साथ सामने आएगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर किस नैरेटिव पर खड़ी है। एक तरफ जीत का भरोसा, दूसरी तरफ ईवीएम और प्रशासन पर अविश्वास और तीसरी तरफ अपने ही नेताओं के बीच भीतरघात के आरोप। अब देखना होगा कि हार का कारण कांग्रेस बीजेपी को बताएगी या फिर अपने ही घर के भीतर जवाब तलाशने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, चैतन्य भट्ट और मोहनलाल मोदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भट्ट साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सुना कांग्रेस 2 तरह की बातें कर रही। एक तो हम आसानी से वहां जीतने वाले हैं, भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, यदि हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी की होगी। आखिर ये कोई रणनीति है? किस वजह से 2 तरफा बातें कर रही है कांग्रेस? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के बारे में
कोई भी टिप्पणी करना व्यर्थ हो चुका है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वो कहते हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इसका मतलब है कि ईवीएम में गड़बड़ी। यानी अगर हम जीत रहे हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है तो ईवीएम में गड़बड़ी। सबसे जो प्रमुख तथ्य है कांग्रेस का, वो तो अभी आपने दोनों नेताओं के बयानों के हिसाब से सामने आ गया कि किस तरह से एक दूसरे की कलाई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पिच पे कभी खेले नहीं उनको पिच पे खेलने का मौका दे दिया। घनश्याम सिंह जी कह रहे हैं कि तुम महाभ्रष्टाचारी हैं राजेंद्र भारती। अब ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? राजेंद्र भारती अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, घनश्याम सिंह ना जीत पाए। तो घनश्याम जी तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि खुला विद्रोह किया उन्होंने बीजेपी के पक्ष में, वोट दिलवाए। वो तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि पूरा जो 2.5 साल की इनकी पिच है वो भ्रष्टाचार की पिच है। तो इन परिस्थितियों में आप कांग्रेस, अभी आपके पीसी शर्मा कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। प्रशासन पे मान सकते हैं, थोड़ी बहुत मान सकते हैं कि प्रशासन चूंकि सत्ता रूल पार्टी का पक्षधर होता है, इसलिए हो सकता है कि इस पे किस तरह के आरोप लगाए जाएं, और हो सकता है उसमें वो तो हमेशा लगते हैं। लेकिन इसी प्रशासन के दौरान भी हमने श्योपुर में देखा है, दमोह में देखा है परिणाम। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कलेक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो, आप अपने घर के व्यक्ति को वोट नहीं डलवा सकते। अगर आप अपने बच्चों से कहें कि आप कांग्रेस को वोट देना या बीजेपी को वोट देना, तो वो भी जरूरी नहीं कि वो आपकी बात मान ले। तो फिर प्रशासन स्तर पे किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है, ये भी उनको सिद्ध करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बात समझ में आ रही है कांग्रेस को कि हो सकता है कि दतिया में हमारी हार हो जाए, तो पहले से एक ऐसी भूमिका बना दी जाए ताकि अगर भविष्य में हार हो, 3 तारीख को तो आपका वोटिंग की गिनती होने वाली है, अगर उसमें हार होती तो बोल देंगे देखिए साहब हमने तो पहले ही कहा था, ये जो सब ईवीएम में गड़बड़ी कर लेते हैं, प्रशासन उनकी मदद कर देता है, तो वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा, आपके बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखना होगा कि भाई इस तरह के आरोप चुनाव के बाद लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मसला है। अगर घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती ने भाजपा की मदद की है और राजेंद्र भारती तो भट्ट साहब आपको ही पता है ना, राजेंद्र भारती तो प्रचार में नहीं आए, प्रचार तो छोड़िए नामांकन दाखिल कराने में नहीं आए, तो ये तो पार्टी को पहले से ही पता है ना, मनाने गए थे उसके घर। लेकिन देखिए पार्टी के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अपन कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि पार्टी का जो हाई कमान है उसकी पकड़ अब पार्टी में रही नहीं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बयान दे रहा है, और ऊपर बैठे जो नेता हैं वो बात भले ही करते रहे लेकिन उस पर किसी पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। अभी आप देखो कि जीतू पटवारी का पूरा जितना बड़ा गुब्बारा था वो 1 मिनट में दिग्विजय सिंह ने फोड़ दिया डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमीन के बारे मामले में। तो ये तो स्थिति है कांग्रेस की। ऐसी परिस्थितियों में आप ये सोचो कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये एक दिवा स्वप्न हो सकता है। ठीक है, प्रयास किया होगा कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर ने प्रयास किया होगा, लेकिन जब वहां दतिया के ही 2 नेता आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि जनता क्यों ऐसे व्यक्ति को वोट देगी जो आपस में ही इस तरह के क्लैशेस हैं, जिनके वो जो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी के नेता उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो उसके प्रति क्या मन में विश्वास होगा जनता के। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जैसी है, हो सकता है कि वो जीत भी जाए, तो अगर वो जीत जाती है तो नरोत्तम मिश्रा का भविष्य खत्म है, क्योंकि आगामी आम चुनाव में भी फिर उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो जीता है, और अगर हार जाता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा के ऊपर ठीकरा फूटेगा। तो दोनों स्थितियां बड़ी गड्ढमड हैं। भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है और कांग्रेस की भी स्थिति है, लेकिन कम से कम नरोत्तम मिश्रा ने इस तरह की स्थिति तो नहीं पैदा की कि वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। पूरा ठीकरा उन्होंने अपने सिर पे ले लिया कि मैं प्रचार करूंगा, घर घर जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, और पार्टी ने भी उन्हें आगे रख के चुनाव प्रचार किया। हर मंच पर उनको नरोत्तम मिश्रा को आगे रखा। हाँ, रखा है। लेकिन मोदी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जी कुछ कह रहे थे आप भट्ट साहब, बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की सोच रखती है, और चूंकि अभी चुनाव है इसलिए मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को पुचकारा गया होगा। भविष्य में उनका क्या होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो भविष्य में नरोत्तम मिश्रा जी का क्या होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा मोदी जी। लेकिन कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह थी मतगणना से पहले खुलकर सामने आ गई।
ऐसा नहीं है कि ये कलह बीजेपी में नहीं थी, वहां खुलकर नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि दतिया में कांग्रेसी कलह से मुकाबला एक तरफा हो गया होगा, बीजेपी को फायदा मिला होगा, या दोनों तरफ कलह है तो इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगा? ब्रजेश जी, आपको, चैतन्य जी को नमस्कार। एक घर में एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं तो उनमें झगड़ा परस्पर होना एक स्वाभाविक गुण है बच्चों का। लेकिन घर का मुखिया संभाल लेता है ना, एक को डपट हाँ। देगा, एक को पुचकार लेगा, या दोनों को ये घर का थपड़िया मुखिया देगा। हाँ, यदि वो थोड़ा सा स्वाभिमान लगता है हम्म। या उसमें दमखम शेष है तो बच्चों को डपट देता है, जब चुप बैठो, अभी मेहमान आए घर में, बाद में देखेंगे। तो बच्चे सहम के बैठ जाते हैं और मेहमान के जाने का इंतजार होता है, और फिर लगती है क्लास कि कौन बदमाशी कर रहा था, किसमें चांटा पड़ना है और किसको ठीक से शंड करना है। कांग्रेस में इस चीज का अभाव हो चुका है, और जैसा कि मैं आपके चैनल में बार बार कहता हूं, लोकतंत्र का बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो खुद भी कहती है हमने आजादी दिलाई, हम पुराने, सब कुछ कहती है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो इसकी स्थिति आज ये हो गई है कि लेकिन अब ओल्ड इज गोल्ड नहीं रहा ना। हाँ, गोल्ड भी नहीं रहा, और दूसरी बात ये भी है कि उनके घर के ही लोग उन्हें कोस रहे हैं। मैं दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कांग्रेस को। अब तो आपस में निपट लो, आपस में सुलट लो। जैसे अभी चैतन्य जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह और पटवारी आमने सामने हो गए, ना भारती जी, घनश्याम जी आमने सामने हो गए। अरे आप देखिए, चुनाव के पहले नरोत्तम जी का जब टिकट कटा, कितना महाभारत मचा दतिया के अंदर। लोगों को लगा था भाजपा तो गई है, क्योंकि नरोत्तम का अपना कद है, गृह मंत्री रहे, अनेक मंत्रालय पहले संभाले, और लग रहा था कि ये अगले मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस को लग रहा था कि उनकी नाराजगी से हमारी झोली में तो ये परमानेंट बन जाएगी सीट। उनको ये लग रहा था कि हमारे झोली में अपने आप सब कुछ टूट टाट के आ गया। लेकिन आप देखिए कितनी जल्दी उन्होंने वहां पे अपना डैमेज कंट्रोल किया, और किस तरह से उन्होंने फ्रंट पे सीधे सीधे कहते हैं ना, सलामी बल्लेबाज, उनने नरोत्तम को ही बना दिया। और नरोत्तम की में जब उन्होंने कहा ना कि मनसा वाचा कर्मणा, मुझे जो शब्द उन्होंने पीताम्बरा माई के सामने कहे, उसके बाद में मुझे लगने लगा था कि अब चुनाव क्लियर हो चुका है, क्योंकि नरोत्तम की अपनी एक जमावट है, सालों की जमावट है। दतिया में जो विकास है, जो बीजेपी ने विकास किया है 100%, इसमें माध्यम तो स्थानीय विधायक ही बनता है, तो नरोत्तम थे। तो इस हिसाब से देखें, और फिर संघ की ओर से नाम आना प्रत्याशी का, ये अपने आप में कहते हैं ना, एक और एक 11। नरोत्तम जी का अपना, हाँ, ये चैतन्य जी ने बहुत सही कहा कि उनको समझा दिया गया होगा, तो निश्चित है भाजपा हिंदी में समझाती है कि देखो, मेहमान के सामने गड़बड़ मत करना, वरना इतनी पिटोगे। बच्चा बिगड़ा हुआ होता है तो माता पिता समझा देते हैं, मेहमान सामने बदतमीजी मत करना, वरना इतने तो बच्चा कितना भी शैतान हो, वो मेहमान के सामने बदमाशी नहीं करता। तो वो स्थिति बीजेपी में आज है। वो अपने बच्चों मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी में उतना भीतर घात नहीं हुआ होगा जितना कांग्रेस में अंदरूनी कलह के वजह से हुआ, तो प्लस में बीजेपी है। हाँ भाई, जब आप कहने लगे ईवीएम पे जब कांग्रेस आ जाए तो समझ लो खेल खत्म हो चुका है अब, और उसमें फिर ठीकरा फूट गया भारती जी के सर पे। जी बिल्कुल ही खेल खत्म ही हो गया। घनश्याम जी ने खुद ही मान लिया कि भारती ने भीतर घात किया है। इनने मीटिंग बुलाई 400-500 लोगों को, इनने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें बीजेपी के पक्ष में वोट करना है, कांग्रेस को हराना है। ये घनश्याम जी का बयान है ये। तो कुल मिला के ये प्रत्याशी खुद कहने लगे कि हमारा नेता हमें हरवा रहा है, निर्देश दिए गए हैं। इधर पीसी शर्मा जी जैसा सीनियर नेता जो मंत्री रहा, वो ये कहने लगे कि ईवीएम में खोट हो सकता है, तो समझ जाओ कि नैया डूब रही है। तो चेतन जी, नैया डूब रही है मान लीजिए, यदि कांग्रेस हारती है तो जिम्मेदारी किसकी? उम्मीदवार की, संगठन की, या प्रदेश नेतृत्व की? नहीं, मैं तो समझता हूं कि इस हार की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले लंबे अरसे से ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है, उसको खत्म करने में ना तो कोई ताकत लगा रही है इनका शीर्ष नेतृत्व, ना उसकी हैसियत बची है कि वो इस तरह की गुटबाजियों पर रोक लगा दे। तो मुझे लगता है कि प्रत्याशी को छोड़ के संगठन को, क्योंकि संगठन में तो खुद ही आपस में क्लैशेस हैं। लेकिन प्रत्याशी का चयन तो शीर्ष नेतृत्व नहीं करता ना, नीचे के ही प्रदेश के नेता तो बोलते हैं भैया इसको उम्मीदवार बना दो, इसको मत बनाओ। नहीं,
नहीं नहीं, ये सब भ्रम की स्थितियां हैं। किसी भी पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जो कुछ जनता भी पार्टी तो हम होता देख है ही रहे हैं ना सीधा कि प्रदेश नेतृत्व में नरोत्तम सीधा मिश्रा का नाम दिया, उन्होंने हटाकर आशुतोष तिवारी कर सीधा दिया। सीधा दिल्ली से होता है। जो कुछ भी होता है ये साफ, कुछ भी कह दें कि प्रादेशिक नेतृत्व में ये कहा वो कहा है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ होता है मोदी जी अमित शाह के उनसे मंत्र से होता है, और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मंत्र से होता है। इसलिए ये कहना कि इनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी, ये कोई मतलब नहीं है जिम्मेदारी का। पूरी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व पर रहनी होगी, क्योंकि अगर तो शीर्ष आप अपनी नेतृत्व कौन? पार्टी को, खड़गे जी को शीर्ष जिम्मेदारी नेतृत्व देंगे या राहुल गांधी को देंगे आप? सोनिया गांधी। अब वो तो हम किसी तो पद पे कहते ही हैं नहीं है, जो कह देंगे वो। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी जो पूरी कठपुतली है, जो पूरी कांग्रेस, उसकी डोर तो राहुल गांधी के हाथ में, सोनिया गांधी के हाथ में। खड़गे जी की क्या हैसियत है? इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो किसी की कोई हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहने की हैं कि साहब यहाँ से नाम भेजे गए, फिर वहां से स्क्रूटनी हुई। जो कुछ होना है वो सब हाईकमान के निर्देश पे होता है और वही सब कुछ तय करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें ना तो कोई जीतू पटवारी की गलती है, ना राजन भारती की गलती, ना घनश्याम सिंह की गलती है, और ना और दीगर नेताओं की गलती है। जो कुछ भी गलती है, जब तक आप अपने परिवार को एक नहीं रख पाओगे तब तक इस तरह की विग्रह की स्थितियां पैदा होंगी, और उसका फायदा निश्चित तौर पर पड़ोसी उठाएगा। तो पड़ोसी कौन है आपका? भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में भी क्लैशेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां अनुशासन का जो डंडा चलता है। आप देखिए कि रातों रात जो इतना ऊधम कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा और उनके जो सहयोगी थे और उनके समर्थक थे, वो रातों रात दंडवत हो गए। वहां से एक बत्ती आई ऊपर से सारे लोग दंडवत हो गए, वो रोने लगे, आंसू बहाने लगे नरोत्तम मिश्रा, मैं घर घर जाके लोगों के पैर पड़ूंगा। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। तो इसलिए अगर कांग्रेस ये सोचती है कि हम इस तरह से जीत जाएंगे, इस तरह के आरोप लगा देंगे कि अफसरशाही ने फायदा दे दिया या ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो ये इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ है वो आपकी खुद की गलती होगी। इसलिए अगर आप चुनाव हारते हो तो उसमें किसी प्रकार का ना तो संगठन का दोष है, ना प्रत्याशी का दोष है। अब प्रत्याशी बेचारा क्या करे? वो तो कह रहा कि हमारे जो नेता हैं उनने खुद ही दूसरों को बुला के कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, तो प्रत्याशी क्या कर लेगा? वहीं राजन भारती कह रहे हैं कि ये तो दूसरा व्यक्ति था, तो कभी हमारे हाँ, पिच तो मेरी तैयार की हुई थी, कार्यकर्ता मैंने तैयार किए थे, भाई अब और खिलाड़ी किसी और को कोर्ट तार में चल दिया। रहा है। आपका मामला तो कोर्ट में है ना। अगर कोर्ट में तय हो जाता है कि नहीं भाई ये गलत है, तो हो सकता है कि इनकी फिर से जो सदस्यता रद्द की गई थी वो खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि उनकी चाहत थी ना, भले ही उन्होंने कहा हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरा परिवार जिसको चाहे पार्टी टिकट दे दे, लेकिन इच्छा तो थी कि परिवार को ही टिकट मिले। शायद इस वजह से इस तरह के बयान आ रहे हो, इस तरह से गुटबाजी की हो, भीतरघात किया हो उन्होंने। देखिए, वो तो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। वो पार्षद होता है, वो सोचता है विधायक बन जाऊं, विधायक सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री सोचता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हर नेता की अपनी एक ख्वाहिश होती है और होना भी चाहिए अगर राजनीति में। लेकिन सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ना राजनीति में। लेकिन मोदी जी, सीधी सी बात है, कांग्रेस में यदि हार हुई तो भट्ट साहब कह रहे हैं आला कमान जिम्मेदार होगा। मान लीजिए कि यदि बीजेपी हार जाती है दतिया में, तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रदेश संगठन, उम्मीदवार, नरोत्तम मिश्रा या आला कमान? हाँ, लोकतंत्र में ये सोचना चाहिए। हालांकि स्पष्ट दिख रहा है तस्वीर क्या होगी 3 तारीख को। फिर भी चूंकि आपका सवाल है तो जवाब यही बनता है कि प्रदेश से एक ही नाम गया था और वो नाम उड़ा दिया गया। तो ये नाम बिल्कुल विशुद्ध केंद्र का नाम, और मैं तो समझता हूँ इसीलिए उड़ाया गया कि एक क्यों भेजा, पैनल क्यों नहीं भेजा, तुम ही क्या करोगे, हटाओ नहीं दे रहे हो। ये भी एक बहुत विचार का विषय है। और अब जब आती है बात जिम्मेदारी की, जो चैतन्य जी कह रहे हैं वही ठीक है कि जब बीजेपी में यदि कोई अप्रत्याशित नतीजा ऐसा आ जाता है, उम्मीद तो लग रही है, घनश्याम जी खुद ही इशारा कर रहे हैं, इधर राजन भारती इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। अपन नहीं कह रहे तीनों में से कोई भी। लेकिन बीजेपी में ऐसे सार्वजनिक इशारे नहीं किए जा सकते ना। वहां भी इशारे हो ही रहे होंगे कुछ ना कुछ तो। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को बीच चुनाव में जब पुलिस बिठा के रख रही है, तो कोई ऐसा ही नहीं है। वही तो उस हिसाब से देखा जाए तो यदि बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि बीजेपी में अप्रत्याशित हो गया कि ना होते हुए भी हार गई, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ये टिकट केंद्र का था, केंद्र इसकी जिम्मेदारी लेगा। श्योपुर में भी हमने देखा
तो वहां कोई संशय नहीं है। वहां इतना आसान है क्या कि जो आप कह रहे हैं केंद्र जिम्मेदारी ले लेगा, या कांग्रेस में भी केंद्र जिम्मेदारी ले लेगा और बीजेपी में भी ले लेगा? ये आपके सवाल का जवाब है, जबकि ऐसा ही कोई एक दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। भाई राजन भारती और घनश्याम कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी आ रही है। ना तो नरोत्तम जी ने कहा और ना उनकी प्रत्याशी ने कहा, ना मोहन यादव का बयान है। ये बयान 3 लोगों का है, पीसी शर्मा का ईवीएम, घनश्याम तिवारी का रायन भारती का मेरी पिच। तो कुल मिला के चुनाव तो गया हाथ से, इसका मतलब। तो ये जब विपक्ष खुद ही मान ले कि राजा अब हम नहीं है, हम तो चुनाव हार चुके हैं, लड़ाई हार चुके हैं, राजा तो दूसरा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है। 3 तारीख को जो रिजल्ट आने। लेकिन एक और बयान चर्चा में भट्टे साहब, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव का, वो नरोत्तम मिश्रा पे निशाना साध रहे हैं कि वो नरोत्तम मिश्रा है, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए उनकी टीम ने काम किया। हालांकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं आए हैं। यदि जो सवाल मैंने मोदी जी से किया था, हार जाती है बीजेपी, तो नरोत्तम मिश्रा साफ बच जाएंगे क्या, या ठीकरा फूटेगा उनके ऊपर भी? नहीं, बिल्कुल फूटेगा, बिल्कुल 100% फूटेगा। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की दृष्टि, हमारे जबलपुर का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बीच में एक बार कुछ जब अमित शाह यहाँ आए थे तो कुछ नेताओं ने यहाँ पर बहुत नारेबाजी की। उन्होंने उन नेताओं को बुलाया, अरे बोले भाई आप लोग क्यों इस तरह से उद्यम कर रहे हो, आपका ध्यान रखूंगा मैं, बिल्कुल रखूंगा, जब चुनाव तो आप लोग मेहनत करो। और खूब पछकारा उछकारा। उसके बाद उन नेताओं का आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, उनकी क्या हैसियत बची। तो ध्यान रख लिया ना उन्होंने, कि बहुत उचक रहे थे, ध्यान रख लिया, गाय हो गए। बस तो वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत दूरदृष्टि रखती है और क्रूर दृष्टि भी रखती है। ठीक है, अभी चुनाव था, नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने पुचकार लिया, उनके समर्थकों को कोई कार्यवाही नहीं की गई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब अगर मान लीजिए खुदाना खास्ता भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि नरोत्तम मिश्रा की ही जिम्मेदारी मानी जाएगी। उसमें ये कहा जाएगा जो तमाम विरोधी नेता है नरोत्तम मिश्रा को, वो यही कहेंगे कि साहब हमने सैबोटेज किया था, इसलिए हमारा प्रत्याशी हार गया। इसलिए पूरी कोशिश नरोत्तम मिश्रा की ये होगी कि ये ठीकरा मेरे सिर पर ना फूटे। लेकिन अगर वो जीत जाता है आपका प्रत्याशी, तो आप ये मान के चलिए कि अगले आम चुनाव में भी उसी को टिकट मिलना है, तो उसमें भी नरोत्तम मिश्रा का नुकसान। तो नरोत्तम मिश्रा की स्थिति वो हो गई है कि सांप छछूंदर वाली, कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर आपको पार्टी में रहना तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, प्रत्याशी के पक्ष में काम भी करना पड़ेगा, चाहे आप मन मार के करो चाहे मन मर्जी से करो, जैसे भी करना है आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अभी राजनीति बहुत लंबी है उनकी, ऐसा तो है नहीं कि अभी से वो संन्यास ले रहा है राजनीति से, वो तो लगातार लगे हुए थे कि हमको फिर से वो दिया जाए। और राजनीति में कहा भी जाता है सब कुछ जायज है, लेकिन कितना जायज है और पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया में अभी काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन काउंटिंग से पहले ही झगड़े, झंझट, भीतरघात, गुटबाजी, तमाम चीजें खुलकर सामने आने लगी। क्या ये चिंता की बात है, या दोनों ही पार्टियों में इस गुटबाजी का कोई तीसरा फायदा उठाएगा? आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे उसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही है? इसका तो इंतजार करना होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।